हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं? बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन अ जीन। ठीक है, तो जो डिफेक्टिव जीन होता है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड डिजीज़। और ये किस तरह का डिजीज़ है बेटा? रिसेसिव डिजीज़। क्यों रिसेसिव डिजीज़? क्योंकि अगर नॉर्मल एलील प्रेजेंट है तो ये डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होती। समझ में आया बेटा? देखो ये कैसा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन। ठीक है, तो जो डिफेक्टिव एलील है बेटा वो किसकी तरह काम करती है? रिसेसिव एलील की तरह काम करती है। समझ आया? अब देखो, shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, ये डिजीज़ कैसी है? सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। मतलब जीन कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम में। और सेक्स क्रोमोसोम में भी बेटा ये एक टाइप का कैसा डिजीज़ है? इसको एक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं। एक्स लिंक्ड मीन्स, देखो अगर आप कहते हो सेक्स लिंक्ड मतलब जीन इज़ प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास दो होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका जीन कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्स लिंक्ड डिजीज़। क्लियर है? अब इसमें क्या पॉसिबल कंडीशंस होते हैं बेटा? देखो अगर हम मेल इंडिविजुअल की बात करें तो मेल में पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं एक्स वाई। अगर जीनोटाइप एक्स वाई है तो ऐसा मेल कैसा होगा? नॉर्मल मेल। ये मेल कैसा होगा? नॉर्मल। अगर जीनोटाइप एक्स एच वाई है, एक्स एच मीन्स बेटा, एक्स एच का मतलब है ये, हाँ, वो क्रोमोसोम है जो डिफेक्टिव जीन को कैरी कर रहा है, जो हीमोफीलिया के लिए एलील को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो मेल में बेटा सिंगल एलील इज सफिशिएंट टू कॉज डिजीज़। अगर एक एलील भी है तो इंडिविजुअल को डिजीज़ हो जाएगा। तो ये मेल कैसा होगा बेटा? दिस मेल विल बी अफेक्टेड मेल। ठीक, बट फीमेल्स के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? फीमेल्स के केस में फीमेल एक्स एक्स हो सकती है। इस कंडीशन में फ़ीमेल कैसी है बेटा? नॉर्मल। और कंडीशन क्या हो सकती है? एक्स एच एक्स। इस कंडीशन में फ़ीमेल कैसी होगी बेटा? कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल डिफेक्टिव एलील के लिए हेट्रोजाइगस है। सिंस फीमेल इज़ हेट्रोजाइगस तो एक नॉर्मल एलील प्रेजेंट है ना जो डिजीज़ को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बेटा? कि फ़ीमेल कैरियर है। क्लियर है? तो ये रिसेसिव के केस में ही होता है ना? रिसेसिव के केस में, हाँ। डिफेक्ट अगर डिजीज़ डोमिनेंट होगी बेटा तब तो सिंगल डोज से ही वो एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना? अब यहाँ तीसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है? एक्स एच। तो इस कंडीशन में फीमेल विल बी अफेक्टेड। So female can be affected only if female is homozygous for defective allele. Hemophilia shows its transmission from unaffected carrier female to some of its male progeny. कैसे बेटे? देखो, carrier female is represented by XHX, है ना? और अब मेल पेरेंट को लेट अस एज्यूम मेल पेरेंट इज XY, है ना? नॉर्मल। तो मेल पेरेंट कैसा है बेटा? नॉर्मल है। एंड फीमेल पेरेंट इज कैरियर। सो इन दिस केस दिस फीमेल पेरेंट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ gametes, XH एंड X. व्हाट अबाउट नॉर्मल मेल पेरेंट? X एंड Y. व्हेन वी मेक पुनेट स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा बेटे? आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो XH X XY, XH X XHY XX XY. So what about this genotype? XHX. ये कौन कैसी होगा बेटा? कैरियर फीमेल होगी, कैरियर फीमेल. What about XHY? affected male. What about XX? normal male. XY? normal male, है ना? ये normal female and this organism is normal male.
तो अब ये स्टेटमेंट क्लियर है बेटा. इट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. मेल्स की बात करें तो 50% ऑफ मेल्स ओनली आर अफेक्टेड. क्लियर है बेटा. हीमोफीलिया इज अ डिजीज इन विच क्लॉटिंग डज नॉट हैपन. नॉर्मली क्लॉटिंग हैपन्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना, कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ना हो जाए, इसीलिए क्लॉटिंग हो जाती है. कास्केड ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है. क्यों ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है? देखो बेटे, जब कहीं कोई इंजरी होती है, लेट अस एज्यूम एक इंजर्ड टिश्यू है, कहीं इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू है ना, तो वहाँ इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है. क्या रिलीज़ होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. और वहीं उसी साइड पर प्लेटलेट्स होते हैं, है ना. सो प्लेटलेट्स भी दे स्टार्ट स्टिकिंग टू द इंजर्ड टिश्यू, वहाँ रप्चर भी होने लगते हैं. तो प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना. अब ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ये दोनों कैल्शियम आयंस और कुछ और क्लॉटिंग प्रोटीन्स की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं, या थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज, है ना. ये एंजाइम क्या करेगा बेटा? ये ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा. और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है बेटा? ये ब्लड में प्रेजेंट दूसरा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? फिब्रिन में कन्वर्ट करती हैं. तो ये जो फाइब्रिन होती है, ये फिलामेंटस प्रोटीन होती है जो ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेती है, और इसी से फिर क्या बनता है बेटा? क्लॉट बनता है. तो व्हाट डू वी सी? दिस इज़ अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन, है ना. और इसमें बेटा हम देख रहे हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इनमें से अगर किसी भी एक प्रोटीन के जीन में डिफेक्ट हो जाए तो क्लॉटिंग प्रोसेस रुक जाएगा, इफेक्ट होगा. तो इसीलिए बेटा ये स्टेटमेंट कैसे लिखा है? देखो, अ सिंगल प्रोटीन, है ना, कोई भी एक प्रोटीन क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है. तो सिंगल प्रोटीन, और वो प्रोटीन किसका पार्ट है बेटा? कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन, कौन से प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन अफेक्टेड होती है. वो प्रोटीन क्यों अफेक्टेड हो गई? क्योंकि उसके जीन में डिफेक्ट है, वो जीन म्यूटेट हो गई. क्लियर है बेटे. अब इसकी वजह से ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होगी. क्लॉटिंग होती है लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए. तो अगर कोई भी एक प्रोटीन डिफेक्टिव होगी तो क्लॉटिंग इफेक्ट होगी, और क्लॉटिंग नहीं होने की वजह से एक्सेसिव लॉस भी हो सकता है. क्लियर है बेटा. स्पेशली जैसे शार्प कट्स लगते हैं ना बेटा, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है, क्योंकि शार्प कट में क्या होता है? जनरली ब्लड वेसल रप्चर होती है ना. तो जैसे नाइफ का कट है या ब्लेड का कट है, ऐसे कट्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं जहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा होती है. आप देखते हो ना, ब्लेड का कट लगता है तो ज़रा सा कट लगता है, ब्लीड करने लगता है. हीमोफीलिया में पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर. क्यों रेयर होती है बेटा? क्योंकि एक फीमेल अफेक्टेड कब हो सकती है? व्हेन फीमेल इज़ होमोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव एलील. अब फीमेल अगर होमोजाइगस है फॉर डिफेक्टिव एलील, इसका मतलब उसको एक डिफेक्टिव एलील मिला है. किससे? एक फादर से मिला होगा, एक मदर से मिला होगा. अब देखो, तो फादर से मिला है बेटा, फादर इसका मतलब कैसा रहा होगा बेटे? XHY. तो ये कौन है? मेल पेरेंट. एंड व्हाट अबाउट फीमेल पेरेंट बेटा? फीमेल पेरेंट अफेक्टेड भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है. इफ़ फीमेल पेरेंट इज XHX, है ना, इन दिस केस दिस मेल पेरेंट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ gametes, XHY, एंड दिस फीमेल पेरेंट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ, हाँ, XHX. तो इस कंडीशन में बेटा जब हम पुनेट स्क्वायर बना के देखेंगे, फीमेल मदर XH भी हो सकती है. हाँ, वो भी हो सकती है. हम इसको अभी यहाँ बना के देख लेते हैं, है ना. तो यहाँ क्या हो गया बेटा? यहाँ हम फीमेल गेमीट्स लिखेंगे XHX, XHY, और ये कैसा होगा? XHXH, ये XHX, ये शाबाश XY. ये है अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड, है ना. और ये पेरेंट कैसे, ये चाइल्ड कैसी होगी बेटा? ये कैरियर होगी. मेल चिल्ड्रन में अफेक्टेड मेल और ये नॉर्मल मेल, है ना बेटा. तो यहाँ पर ये फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है, और ये कब अफेक्टेड है? जब मेल पेरेंट तो अफेक्टेड है और फीमेल पेरेंट कैरियर है.
तो ये फीमेल पेरेंट इज कैरियर एंड मेल पेरेंट इज अफेक्टेड। अब जो आपने अभी दूसरा सिचुएशन बोला था उसको भी देख लेते हैं। मेल पेरेंट तो XHY है ना, ये मेल पेरेंट है, और फीमेल पेरेंट को सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं, फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड। So this female parent is affected or male parent is also affected. So in this case, this male parent will form two types of gametes, and this affected female will form only this type of gametes. So if this gamete fuses with this gamete, so females will be and if this fuses XHY, all children will be affected. ठीक है बेटा, बट नॉर्मली व्हाट हैपन्स बेटा कि पेरेंट्स में मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, दीज आर जनरली नॉट रिलेटेड, है ना, क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस तो होती नहीं हैं, तो बोथ पेरेंट्स आर कैरिंग सेम डिफेक्टिव एलील। वो चांसेस कैसे होते हैं, रेयर होते हैं, और एक फीमेल अफेक्टेड तभी हो सकती है जब उसकी फीमेल पेरेंट इज कैरियर एंड मेल पेरेंट इज ऑल्सो कैरिंग द सेम जीन। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया में हीमोफीलिया को ऑब्जर्व किया था, उनकी 5 डॉटर्स थी, 5 में से 2 वर कैरिंग द एलील, उन्हीं से वो और भी रॉयल फैमिलीज़ में स्प्रेड हुई, तो इट वाज नोटिस्ड इन क्वीन विक्टोरियाज फैमिली, है ना। तो हीमोफीलिया ए विच इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग। ऐसे ही हीमोफीलिया बी है बेटा, वो किसकी वजह से होता है, हीमोफीलिया बी जो होता है एब्सेंस ऑफ फैक्टर 9, एब्सेंस ऑफ फैक्टर 9। जैसे डायबिटीज़ है बेटा, तो हमें पता है इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ऐसे केस में हम इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं ना, समझ आया। तो ऐसे ही हमें अगर पता है कि कौन सा टाइप का हीमोफीलिया है, तो हम क्लॉटिंग प्रोटीन, विच एवर प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व, वो क्लॉटिंग प्रोटीन दे करके हम कंडीशन को रोक सकते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोक सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, हाँ बेटे, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स ऑटोसोमल, दैट मीन्स जीन इज प्रेजेंट ऑन, डिफेक्टिव जीन है ना, जीन इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ बेटे, प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। ठीक है, expression of disease does not depend on sex, does not depend on sex। जैसे हीमोफीलिया के केस में क्या पढ़ा था बेटे हमने कि सिंगल डोज से भी डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाती है मेल्स में, फीमेल्स में डबल डोज चाहिए होती है, अगर सिंगल डोज है तो फीमेल कैरियर होती है। बट सिकल सेल एनीमिया में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हमारा नॉर्मल, भाई अगर होमोजाइगस है तो डिज़ीज़ एक्सप्रेस होगी और हेट्रोजाइगस है तो डिज़ीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक है बेटा, दोनों पार्टनर्स XHX और एक XHY है। हाँ, एक्स टर्म बेटे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो T कैपिटल हाँ, स्मॉल तो कैपिटल T स्मॉल, है ना, उस तरीके से आप करके यूज़ कर सकते हो। सिकल सेल एनीमिया में पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हैं, पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो HbA नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल एलील है। हाँ, तो HbA तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, होमोजाइगस है और नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इफेक्ट नहीं होता। क्यों इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डिजीज़ ऑटोसोमल है। सेकेंड कंडीशन है HbS, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ये कैसा होगा बेटा, इसको आप कह सकते हो कि ये कैरियर है। क्यों कैरियर है, क्योंकि हेट्रोजाइगस हो गया ना, तो डिजीज़ पास ऑन तो नहीं करेगा। इस केस में डिजीज़ इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, डिजीज़ इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, HbS, इन दिस केस इंडिविजुअल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, कैन बी मेल और फीमेल, सेक्स का फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो बेटा, बच्चे में डिजीज़ कब आएगी, जैसे यहाँ लिखा है ना बेटा कि ऑफस्प्रिंग के पास कब आती है, व्हेन बोथ पार्टनर्स आर कैरियर और हेट्रोजाइगस, है ना। तो देखो अगर एक पेरेंट कैसा है, HbA/HbS, द अदर पेरेंट इज ऑल्सो HbA/HbS, है ना, तो दिस पेरेंट विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। HbA/HbS, हाँ,
और ये पेरेंट भी दो तरह के गैमीट्स बनाएगा, है ना। और अब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये HBA, ये HBA, हाँ HBS, ये HBA, HBS, ये ठीक है। तो ये अफेक्टेड होगा, है ना। तो आपको देखो ये कैसा होगा बेटा, नॉर्मल, हाँ, तो ये कैसा होगा, नॉर्मल, ये कैसा होगा, कैरियर, हाँ फिनोटिपिकली नॉर्मल, बट कैसा होगा, डिजीज़ तो कैरी कर रहा है ना। और ये भी कैसे होगा, नॉर्मल होगा, तो ये भी एक कैरियर है। एंड व्हाट अबाउट दिस इज़ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो मैम तो हम कह सकते हैं 25% चांसेस होंगे अगर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल हैं बट कैरियर हैं, तो इस कंडीशन में 25% चांसेस होंगे कि एक बच्चे में डिजीज़ एक्सप्रेस होगी। हाँ, तो सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS शो द डिजीज्ड फिनोटाइप, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील नहीं है ना। नॉर्मल एलील कैसा था बेटा, नॉर्मल एलील डोमिनेंट है ना। तो अगर नॉर्मल एलील हो जाता तो डिजीज़ नहीं होती। तो डिजीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन द पर्सन इज होमोजाइगस फॉर डिफेक्टिव एलील। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जिनके पास एक नॉर्मल एलील है और एक डिफेक्टिव एलील है, वो कैसे होंगे बेटा, दे अपीयर, हाँ अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज़। तो 50% प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन की म्यूटेंट जीन की प्रोजेनी में होती है, दस एग्जिबिटिंग सिकल ट्रेट। 50% क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि अगर पेरेंट कैसे हैं, कैरियर हैं बेटा, HBA, HBA, HBS, है ना। तो देखो गैमीट्स जो बनेंगे, तो गैमीट्स में 50% प्रोबेबिलिटी होगी ना कि एलील डिफेक्टिव आएगा या नॉर्मल एलील आएगा। सिकल सेल एनीमिया बेटा ये कैसा म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन है एक तरह का। कैसा होता है, हमने पढ़ा था पहले, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन वेयर देयर अकर्स अ चेंज इन सिंगल बेस चेंज इन अ जीन। बेस चेंज कैसा होता है बेटा, देखो डीएनए में चेंज होगा जब भी तो प्रोटीन में चेंज होगा। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए में जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें एक पोजीशन पर GAG, ऐसे डीएनए तो लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देखो ये GAG, इसका G के सामने कौन आता है, C, G पेयर्स विद C, A पेयर्स विद T, G पेयर्स विद C। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें बेटा इस पोजीशन पर बेस चेंज होता है, ठीक है। तो जब चेंज होगा तो अभी हम इसको बेटा नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं कि ये कौन सा है बेटा, नॉर्मल जीन है। तो नॉर्मल जीन में ये कंडीशन होती है, ठीक है। और जब इससे mRNA बनता है, RNA बनता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो वो इसको यूज़ करके बनता है। तो देखो ये कैसा बन के आता है, GAG ही होता है। जो RNA बन के आएगा तो एक स्ट्रैंड डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज़ होता है आरएनए को बनाने के लिए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अगर GAG सीक्वेंस है बेटा, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड कैसे काम करता है। तो वैसे हम अभी यहाँ ये देखते हैं कि GAG क्या करता है, वो प्रोटीन बनाते समय कोड करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को। तो 6th पोजीशन पर GAG अगर प्रेजेंट है तो वहाँ क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड। तो ये एक बेटा नॉर्मल चेन होती है, नॉर्मल प्रोटीन होती है जिसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब क्या है बेटा हमारे पास, म्यूटेंट जीन। तो म्यूटेंट जीन में एक चेंज होता है बेटा, इट बिकम्स GTG, ठीक है। कहाँ चेंज हुआ बेटा, इस पोजीशन पे चेंज हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, अब देखो यहाँ C हो जाएगा। तो एक बेस चेंज हुआ है ना बेटा, दिस बेस इज रिप्लेस्ड, है ना। ये DNA है। जब इससे RNA बनेगा बेटा, तो जब इससे mRNA बन के आएगा तो क्या होगा, वो mRNA में T, और RNA में बेटा T की जगह क्या होता है, U होता है। थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, तो GUG आ जाएगा, है ना। और GUG कोड्स फॉर, जब RNA में चेंज आया तो प्रोटीन में भी तो चेंज आएगा। तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा, वेलिन आ जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल प्रोटीन में
ग्लूटामिक एसिड था, म्यूटेंट प्रोटीन में वेलाइन आ जाता है, तो ये कैसी है बेटा, दिस इज म्यूटेंट प्रोटीन। और ये ठीक है, करवाता है। ये इसी की वजह से जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, इसीलिए हम इस डिजीज़ को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखो, अब ये लाइन क्लियर है, कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ किसकी वजह से होती है बेटा, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बीटा ग्लोबिन चेन हमारी डीएनए वाली है जिसपे जीएजी और सब है। हाँ बेटा, नहीं देखो, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें कितने चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसमें से बेटा देयर आर 2 अल्फा चेन्स। कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और 2 होती हैं बेटा बीटा चेन्स। ठीक है, और इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को एक टेट्रामेरिक प्रोटीन भी कहते हैं, टेट्रामेरिक प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो सिकल सेल एनीमिया कौन से चेन में डिफेक्ट की वजह से होता है, बीटा चेन में। बीटा चेन में अगर 6th पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन, हाँ 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पे क्या हुआ, हाँ ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन बिकम्स सिकल्ड, तो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया, अगेन अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है ना। ऑटोसोमल मतलब जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, रिसेसिव मतलब डिजीज कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है बेटे? अब हमने अभी देखा सिकल सेल एनीमिया इज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन बीटा चेन। थैलेसीमिया के केस में बेटा वो किस टाइप का थैलेसीमिया होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि अल्फा चेन में डिफेक्ट है या फिर बीटा चेन में डिफेक्ट है। समझ आया बेटा? तो यहाँ क्या है, डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स in reduced rate of synthesis of one of globin chains alpha and beta. Alpha thalassemia, इसका मतलब डिफेक्ट किस में है, डिफेक्ट इन अल्फा चेन। और अगर हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया, इसका मतलब डिफेक्ट है किस में, बीटा चेन में। थैलेसीमिया डिफेक्ट किस में है बेटा, बीटा चेन में है। क्लियर है? अब देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, हमें पता है अगर जीन में चेंज होता है तो प्रोटीन में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा तो उसके फंक्शन में भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ ये चेन्स मिलके क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिन बनाती हैं। अगर चेन्स में डिफेक्ट होगा तो हीमोग्लोबिन भी एबनॉर्मल बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है बेटा, कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि खून की कमी हो गई, पर्सन अपीयर्स पेल बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन लेस है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया कंडीशन हम उसको बोलते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, और इफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम जो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में, और इसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट होता रहता है बेटा, है ना। और एक्यूमुलेट होगा, कहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है, हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, है ना, और इसकी एक्सेस होने लगती है हमारी बॉडी में, ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज होने लगता है। तो ब्रेन में जब एक्यूमुलेट होने लगेगा इट विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन, और किडनी को भी, क्योंकि ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो किडनी को भी क्या लगता है कि इसकी एक्सेस है, इसीलिए फिनाइलकीटोन्यूरिया एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन, क्योंकि ये किडनी अब इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। नॉर्मली बेटा फिनाइल एलेनाइन एक्सक्रीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। बट इन दिस डिजीज़ व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्सेस में है, तो किडनी को क्या लगता है कि ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो किडनी इसको एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। किडनी का वो एक कोशिश होता है ब्लड में इस अमीनो एसिड के लेवल को बैलेंस करना। क्लियर है बेटा? फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी तक बेटे हमने पढ़े थे कौन से डिसऑर्डर्स बेटा, अभी तक हमने पढ़े थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, और ये क्या है बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो एक बार एक थोड़ा सा कंपैरेटिव वो देख लेते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के केस में तो बेटा मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ तो उस पर प्रेजेंट सारे जीन्स का लॉस होगा। लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम विल लीड टू लॉस ऑफ मैनी जीन्स। क्लियर है बेटा? जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं बेटा? ओनली वन जीन इज इन्वॉल्व, सिंगल जीन इज इन्वॉल्व। तो क्योंकि सिंगल जीन इन्वॉल्व है तो जनरली व्हाट हैपेंस बेटा, सिंगल कैरेक्टर इज इन्वॉल्व, इज अफेक्टेड, सिंगल कैरेक्टर इज अफेक्टेड। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर्स अफेक्टेड होंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स आर अफेक्टेड, और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। दैट इज मेनी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड, है ना, मेनी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं बेटा। ठीक है। जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर में जनरली सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है तो सिंगल कैरेक्टर इफेक्टेड होता है, अनलेस वो प्लियोट्रोपिक जीन है। प्लियोट्रोपिक में हमने पढ़ा था कि अगर एक जीन में डिफेक्ट है तो बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, बट अदरवाइज क्या होता है, इन जनरल क्योंकि सिंगल जीन में डिफेक्ट है तो सिंगल कैरेक्टर इफेक्टेड होता है।